हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुराग यादव। अभी हम पढ़ने वाले हैं लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक ही वीडियो में पूरा बढ़िया से देखेंगे। एक ही वीडियो नहीं हो सकता, बड़ा हो जाए, ठीक है, या छोटा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ बढ़िया डिटेल में सीखेंगे। अगर आप थोड़ा अच्छे तरीके से, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, तो वो सब अगर चीज़ें ना समझ में आई हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब पहले बात कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? जैसे प्रकाश जो सूर्य से निकलते हैं वो प्रकाश ही होता है। ठीक है, तो प्रकाश अगर परिभाषा आपसे पूछे कोई, तो 1-2 नंबर में हो सकता है एग्जाम में पूछ ही ले। ठीक है, तो कहेंगे क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, लेकिन कहाँ से कैसे, ये मतलब अभी जानिए, क्योंकि क्लास 12 का जो चैप्टर है आपका ना, क्लास 12 जो होता है उसमें एक चैप्टर ही याद आता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में सब कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पर आप इतना ही जानिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रकाश जो होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार का चाल से चलता है। जैसे माध्यम क्या होते हैं? तो माध्यम या जैसे माध्यम जिसमें अलग अलग प्रकार के पार्टिकल हों। जैसे एक निर्वात होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होते हैं। ठीक है, और एक होता है वाटर। तो वाटर भाई एक दूसरे प्रकार का मीडियम हो गया, और एयर दूसरे प्रकार का मीडियम हो गया। ठीक है, तो यही माध्यम होता है। ठीक है, तो माध्यम यानी कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलेगा। जैसे वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वाटर में रहेगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए और कहीं कांच वाँच में रहेगा तो और भी कम चलेगा। ठीक है, तो सघन माध्यम में धीमे चलता है और विरल माध्यम में तेज चलता है, ये कहने का मतलब। ठीक है, और देखिए प्रकाश जो होता है किरण के सीधी किरण के रूप में चलता है। मतलब प्रकाश जो होता है ऐसे सीधी चलता है किरण के रूप में। देखिए किरण के रूप में अभी यहाँ पे आपको किरण के रूप में ही पढ़ना है, लेकिन आगे चल के बताया बहुत वैज्ञानिकों ने। किसने बताया था ये बाद में बताएंगे, 12 में है। ठीक है, तो प्रकाश बंडलों में पैकेटों के रूप में चलता है प्रकाश। ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आपको जितना जरूरी होगा उतना सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, कक्षा 10 के लेवल का जो भी होगा वो सब बताया जाएगा। एक्स्ट्रा ही ना बता देंगे तो कम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो अब इतना बकचोदी करने के बाद चलिए काम की बात पे आते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पे डाल लीजिए हेडिंग, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? मतलब परावर्तन नाम से क्या आपको समझ में आता है? परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। मतलब जैसे देखिए अगर आप जनरली मतलब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए दीवार है, दीवार पे बाल मारे तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ऐसे मारे फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, परावर्तित हुआ, तो यही हो गया परावर्तन। ठीक है, और परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन सीखेंगे तो प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी सरफेस से पड़ता है तो वहाँ से बाउंस होता है, मतलब रिफ्लेक्ट होता है, तो क्या कहते हैं उसके प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, लेकिन देखिए इसे मैं बताऊँ, प्रकाश इस पर पड़ा, जैसे वहाँ से आया लाइट, वहाँ से निकली, यहाँ पे पड़ी, फिर वापस लौटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। अगर मान लीजिए कोई वस्तु हमें दिखाई देती है तो कैसे दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन से ही दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए लाइट उधर से आई, मतलब कोई वस्तु दिखाई देती है, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है आपको, तो पहले इस पर लाइट पड़ी, फिर लाइट आपके आंखों पे पड़ी, तो वहाँ पे क्रॉस हुआ, दो रेज मिलके आपकी मतलब इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वो ह्यूमन आई वाले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। अभी जान रहे हैं तो फिर देखिए परावर्तन यानी कि प्रकाश जब किसी सरफेस से पड़ता है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तो क्या कहते हैं, मतलब जब कोई प्रकाश किसी सरफेस से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन देखिए 2 प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए सरफेस जो होते हैं 2 प्रकार से हो सकते हैं ना, जैसे एक प्लेन हो गया, एकदम चिकना हो गया, और एक रफ यानी खुदरा हो गया। जैसे ये मान लीजिए बोर्ड है तो थोड़ा चिकना है, लेकिन ये दीवार है तो मतलब अगर इस पर कला मतलब वो पेंट वेंट ना किया जाए, पुट्टी ना लगा रहे तो वो चिकना नहीं रहेगा। ठीक है, तो खुदरा 2 टाइप के हो गए ना। तो जब प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तन तो होगा निश्चित है उस पर। ठीक है, और कौन से पेज पे पड़ेगा? यानी कि जो पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार मतलब ट्रांसपेरेंट ना हो। जैसे मान लीजिए ये है तो इसके आर पार नहीं जाएगा लाइट। ठीक है, तो यहीं पे परावर्तन होगा। नहीं तो अगर कांच रख देंगे तो कांच में से तो आर पार निकल जाएगा, तो वहाँ पे परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उससे लाइट जो होती है अंदर पास ना कर पाए, वहीं से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तभी रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए ये सरफेस एक मतलब प्लेन है और एक रफ है। ठीक है, अब देखिए जब इस पे पड़ेगा तब भी परावर्तन होगा, और रफ वाले पे पड़ेगा तभी परावर्तन होगा। ठीक है, तो 2 प्रकार से परावर्तन हुए ना, लेकिन आपको नहीं बताया गया होगा अभी तक। आप लोग एक ही प्रकार के परावर्तन वही समझे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए
जब चिकने पे पड़ेगा, ठीक है, तब परावर्तन दूसरी तरह से होगा, और जब रफ वाले पे पड़ेगा तो दूसरी तरह से परावर्तन होगा, ठीक है। तो जब चिकने वाले पे पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए ये अगर ये ऐसे है, ये कोई प्लेन है और इसके नीचे से कलाई किया हुआ, कलाई करने का मतलब ये देखिए, ये मतलब कौन सी मतलब आर पार ना जा पावे लाइट, ठीक है, इसलिए ये मतलब ऐसे बना दिया हो, ठीक है। और ये एक है तो इस पर भी नीचे से कलाई किया रहेगा, ठीक है, ऐसे कलाई किया है इस पर, ठीक है। और इसका सरफेस जो हो चिकना ना हो, मतलब ऐसे खुदरा हो, ठीक है, ऐसे खुदरा हो, ठीक है, खुदरा हो। और मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, लाइट का सोर्स है, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, मान लीजिए सन ही है, बल्ब है, कुछ भी है, लाइट का सोर्स है। अब यहाँ से लाइट निकलेगी तो रे क्या होती है, और मतलब रेखा और लाइन में आपको फर्क होगा। मान लीजिए रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रे यानी कि किरण को एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो वो रेखा हो गई। तो यहाँ से क्या आएंगी, रे जाएंगी, रे। अब देखिए कोई माने नहीं है कि एक क्या आएंगी, एक से अधिक भी हो सकती है। तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं, मतलब प्रकाशित स्रोत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश की किरण। फिर से जान लीजिए, जो प्रकाशित स्रोत यानी कि ये जहाँ से लाइट आती है उससे जो रेज आती हैं वो क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश की किरण। और जब इस पेड़ के पृष्ठ पे पड़ती हैं तो उस पिन मतलब वो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे पड़ती है उसे आपतन बिंदु यानी इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब पड़ती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है वो उस रे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट को इस तरह से दिखाएंगे और इसे क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसे इस तरह से एरो लगा देंगे तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, तो मान लीजिए कोई भी पृष्ठ होता है तो उस पर देखिए एक बच्चा जा रहा है, अभी घूम के आएगा, तो देखिए उस पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो इस पर नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, इसको एन से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे एन से डॉटेड लाइन से रहता है और किसी सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, तो उसे नॉर्मल बोलते हैं। ये इमेजिनरी होता है, इसे मान लेते हैं, ठीक है। इसके भी परपेंडिकुलर ऐसे हो गया तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, समझिए। अब देखिए इसके संबंध में रियल, अच्छा देखिए ये वाला इतना हो गया ना। अभी इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, और लाइट सोर्स को मैंने बता दिया कि जहाँ से प्रकाश निकलते हैं उसे लाइट सोर्स कहते हैं, ठीक है। लाइट सोर्स भी दो प्रकार के होते हैं यार, एक तो मतलब नेचुरल होता है, एक अननेचुरल। मतलब नेचुरल यार सन हो गया, लेकिन अननेचुरल जो मतलब हम बनाते हैं ट्यूब लाइट, ठीक है, तो वो वाला हो गया। अब देखिए यहाँ से भी रे निकली। देखिए रे और बीम में अंतर होता है, मतलब रे वही होता है जो रे होते हैं, एक रे आई तो रे हो गया, और मतलब ढेर खुला हो गया तो क्या हो गया कि ढेर खुला हो गया तो हो गया क्या कहते हैं, बीम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से जब निकले तो मान लीजिए ऐसे आई, एक रे आई, दो रे आई, ठीक है, मान लीजिए अब कि यहाँ पे दो रे लिया, ठीक है, यहाँ पर भी दो ही ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आई तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरह से एरो, इस तरह से एरो, ठीक है। तो देखिए ये आया इस यहाँ पे, तो ये ऐसे आया तो ऐसे गया, मतलब यार इनके बीच में प्रत्येक पॉइंट पे ये पैरेलल आती है तो पैरेलल जाते भी हैं। कहने का मतलब ये है, जब अगर प्लेन सरफेस पे पड़ेगा, प्लेन और वो इसमें रफ वाले पे देखिए, जब एकदम समतल स्पेस पे पड़ेगा तो यहाँ पे मतलब जितने दूरी पे आएंगे उतने दूरी पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ पे भैया देख लो ऐसे खुदरा उधरा है ना, तो इस तरह से ऐसे चला जाएगा, टू ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसे आया तो ऐसे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई मतलब मायने नहीं रहता है। आएंगी तो समांतर, लेकिन जाएंगी दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। आएंगी वहाँ से समांतर, ठीक है, पैरेलल आएंगी ऐसे, ठीक है, वहाँ से पैरेलल ही आएंगी, लेकिन जाएंगी तो यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं रहता है। मतलब कहने का मतलब देखिए नियम जो होता है परावर्तन का, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन के नियम देखिए क्या होता है, तो बताया था, लोगों ने बताया था परावर्तन के नियम, लेकिन ये नियमित परावर्तन का नियम है मेरे हिसाब से, लेकिन आप कुछ भी मानिए। देखिए आप ही बताइए, अच्छा देखिए यहाँ पे भी बनेगा नॉर्मल, ठीक है। देखिए आप ही बताइए, देखिए यहाँ पर भी परावर्तन तो ये भी परावर्तन है ना, लेकिन यहाँ पे तो वो नियम नहीं लगेगा कि मतलब परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आई बराबर आर, ठीक है, आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर क्या होता है आप ये जान लीजिए। देखिए ये क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, इंसिडेंट पॉइंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या हो गया, ये हाँ आपतन कोण
देखिए आपतन कोण क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, इसीलिए आई से दिखाते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होता है, तो आपतित किरण ये है, ये वाली आपतित किरण है, और ये क्या, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर से जान लीजिए, आपतित किरण और आपतन कोण के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ पे नॉर्मल है। तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, अगर आपसे पूछे कोई परावर्तन कोण क्या होता है, तो आराम से बता दीजिएगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, ये परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तन को रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, तो इसे आर से देखते हैं, अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड यानी आर कह दिए, और इंसिडेंट से आई, इंसिडेंट एंगल आई हो गया, ठीक है। तो आई बराबर आर, पहला नियम यही है परावर्तन का, ठीक है। यहाँ से एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, पक्का मिल जाएगा कि परावर्तन का नियम बताइए, ठीक है। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, इसे स्मॉल आर से लिख दीजिए, ठीक है, अच्छा लगेगा। ये हो गया। अब दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम क्या था, आपतित किरण, आपतित किरण ये है, आपतित किरण जो किरण आती है, ठीक है, और परावर्तित किरण मतलब जो ऐसे आई और ऐसे लौट गई, तो ये आने वाली आपतित किरण और यहाँ से जो गई वो परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, देखिए यहाँ से आई आपतित किरण, यहाँ पे इसी पॉइंट पे इंसिडेंट पॉइंट पे अभिलंब, और परावर्तित किरण जो इधर गई, ठीक है। तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बनाया ना, तो ये का तल तो हुआ, देखिए ऐसे आई आपतित किरण आई इस पे, ये क्या है, आपतन बिंदु पे आई, आपतन बिंदु पे क्या है, अभिलंब, और यहाँ पे देखिए परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, ठीक है, किरण इधर गया तो परावर्तित किरण, यानी कि तीनों एक ही तल में हो। देखिए यहाँ पे किरण आती है यार, कोण बहुत लोग बच्चे बोल देते हैं, ठीक है, बोल देते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। कोण नहीं होता, किरण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि किरण ही तो आती है, ठीक है। तो आप इतना जान रहे होंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब फिर आगे देखिए, परावर्तन के नियम पता चल गया ना। अब देखिए हमें ये पढ़ना है, तो देखिए ये रफ वाला नहीं पढ़ेंगे यार, ये वाला काम कहीं नहीं है, ठीक है, हम सबकी, क्योंकि इससे इमेज बनेगा नहीं। देखिए हमें पढ़ना है क्या, ये नियमित परावर्तन पढ़ना है, यानी कि रिफ्लेक्शन ही मान लीजिए यार, ये वाला बताया नहीं जाता है कहीं पे, तो आप भी मत जानिए, ठीक है, अच्छा ही रहेगा। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि अब क्या होता। अब यहाँ पे देखिए बताता हूँ आपको कि देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कहाँ से परावर्तन होगा। जैसे देखिए चिकनी सतह की हमें ज़रूरत होती है, तो चिकनी सतह क्या हो सकती है, कांच हो सकती है, ठीक है। तो कांच हो सकती है, तो देखिए हमें, तो मैं बताता हूँ आपको कि अब देखिए हमें करना क्या है। देखिए कांच का एक गोला ले लीजिए, देखिए हमें दर्पण पढ़ने हैं, दर्पण मैं घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते होंगे कि दर्पण क्या होता है, जिसमें लेडी लोग अपना चेहरा वगैरह देखती हैं। हम भी कभी कभार हम लोग भी कभी कभार देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा काम का तो उन्हीं के होता है, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूँ कि वो बनता कैसे है, ये भी जान लीजिए। देखिए कांच का पहले एक गोला ले लीजिए, ठीक है। अबे यार कैसे कह रहा बनाओगे यार, बना नहीं बना। देखिए ये कांच का गोला हो गया ना, ये कांच का गोला हो गया। बस कुछ नहीं, यहाँ पे इसका एक रेडियस होगा, ठीक है, होगा भाई होगा, रेडियस तो होगा ही, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा काट लेंगे ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काट लेंगे, ठीक है। अब आपको काटने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बीच में से भी काट सकते हैं, लेकिन यार बहुत बड़ा गोला रहता है और उसके कोने पे ऐसे काटते हैं, ठीक है, थोड़ा सा काटते हैं तो ये इस तरह से दिखता है कुछ, ठीक है। जो दर्पण होता है इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे यार देखिए इस तरह से होता है, मतलब ऐसे इतना प्लेन होता है, ठीक है। तो देखिए अब भाई इस पर देखिए ये तो कांच हो गया ना, तो यार इसके आर पार प्रकाश चला जाएगा, तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, ठीक है, वहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है। तो अपवर्तन तो अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे परावर्तन करना है, तो परावर्तन करने के लिए भाई एक तरफ कलाई करना पड़ेगा। कलाई का मतलब देखिए जैसे अगर उस पर लेड ऑक्साइड का परत चढ़ा दें या पेंट वेंट मार दें, ठीक है, ऐसे होते हैं। पहले सर जी लोग तो बता देते कि चांदी का परत भी चढ़ता है, लेकिन चांदी का काम तो जानते हैं किस लिए होता है, ठीक है। इतना डिमांड है चांदी और सोने का, तो इस घटिया काम के लिए कहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब औरतों के जेवर बनाने में काम आता है, ठीक है, तो उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए मैं उस मामले में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है, बोलना अच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, ये हो गया। अब देखिए हमें कलाई दो प्रकार से कर सकते हैं, एक बाहर से, ये देखिए ये वाला बाहर पृष्ठ हो गया, यानी ये उत्तल उभरा वाला पृष्ठ हुआ, और ये धंसा वाला पृष्ठ हुआ, यानी अवतल धंसा हुआ पृष्ठ। उभरे वाले पृष्ठ को उत्तल कहते हैं और धंसे वाले पृष्ठ को अवतल कहते हैं। उभरे वाले को उत्तल और धंसे वाले के अवतल, ठीक है।
देखिए अब हम बाहर से भी कर सकते हैं। अभी एक ट्रिक मैं बता दूंगा, थोड़ा सा आप जान रहिएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। तो एक बाहरी से करेंगे, एक अंदर से, तो यानी कि 2 प्रकार से हो गए। देखिए हम प्लेन मिरर के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन प्लेन मिरर के बारे में सिलेबस में नहीं है और एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसमें से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये एक है, मतलब 2 तरह से कलाई कर सकते हैं इस पे ना। तो एक देखिए ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए जब हम अंदर से इस प्रकार से कलाई कर देते हैं, अंदर से, ठीक है, एक अंदर से कर दिया और एक क्या कर दिया, बाहर से कर दिया, ठीक है, या मतलब इधर से, इधर से, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए अंदर से किया और बाहर, ये बाहर से परावर्तन करवाना, यानी कि प्रकाश किस पे पड़ेगी, बाहर वाले पेट पे ना, बाहर वाले पे ही पड़ेगी ना, बाहर वाला चिकना बाहर वाले पे पड़ेगी। और ये क्या है, अंदर, अंदर इस, यानी कि इसमें अंदर पे पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको याद करने के लिए कि कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है, ये मतलब एक ट्रिक जानिए, ठीक है। इसको अंग्रेजी में उत्तल अवतल को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं या फिर उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में और हिंदी में 2 तरह से लिख दिए हैं, तो उसका थोड़ा मतलब है। देखिए क्या मतलब है, देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल से क्या आपको दिमाग में बनना, उत्तल मतलब उभरा हुआ, यानी कि प्रकाश जब उभरे हुए, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, तो वह दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। यानी कि उभरे हुए से करे होगा तो यानी धसे हुए पे पालिश हुआ होगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा ना। तो यानी कि उत्तल दर्पण आपको याद आ गया, तो जो बच्चा वो अवतल हो गया, समझ में आया ना। अच्छा ठीक है, अवतल के लिए ट्रिक जानिए। देखिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव, देखिए केव मतलब ऐसे थोड़ा केव की तरह नहीं, केव मतलब अगर आपको केव का मतलब, केव का मीनिंग पता है, केव मतलब गुफा होता है, ठीक है, तो आप ये वाला ट्रिक जान लीजिए। देखिए प्रकाश की स्रोत यहाँ से आया तो केव में जा रहा है, प्रकाश केव में ऐसे जा रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे मान लीजिए इमेजिन कर लीजिए कोई प्रकाश की स्रोत है, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए प्रकाश की स्रोत है, तो यहाँ से आया, ठीक है, ऐसे आया फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ऐसे आया, फिर देखिए यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे तो ऐसे गया, ठीक है। तो यहाँ से आया, ऐसे आया, ठीक है, और इधर ऐसे गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन इसके धसे हुए अवतल वाले पृष्ठ से हुआ, तो इसे कहेंगे अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उभरे हुए तल से हुआ, जैसे यहाँ से आया, ऐसे आया, तो यहाँ पे देखिए यार, यहाँ पे तो अंदर जाएगा, लेकिन इसे बना देता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे आया, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखिए बाहर वाले पृष्ठ से हुआ, उभरे हुए पृष्ठ से हुआ तो उत्तल दर्पण हो गया, और धसे हुए पृष्ठ से हुआ तो अवतल दर्पण हो गया। इतना समझ में गया ना, उत्तल और अवतल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसके बाद अब उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण दोनों के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। और इमेज का फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन के नियम क्या होते हैं। इमेज फॉर्मेशन, जैसे इमेज का फॉर्मेशन करना हो तो उसके लिए 3 नियम हैं, यानी दर्पण के द्वारा 3 नियम। अच्छा, दर्पण के द्वारा उत्तल और अवतल दोनों के लिए लागू होता है ये नियम, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि उत्तल या अवतल के लिए, दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए नियम, ठीक है। तो 3 नियम है। तो पहला नियम जानिए, मतलब इमेज बनाने के लिए 3 नियम है। मतलब देखिए हमें इमेज बनाना हुआ दर्पण से तो कम से कम तो 2 रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए, ठीक है। और 2 रेज जब कहीं पे जहाँ पे काटेंगे वहीं पे इमेज का बनेगा। अगर रियल में काट रही हैं तो रियल इमेज बनेगा, और काटते हुए परतेज होती हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगा। अब ये परतेज क्या होती है ये भी जानेंगे, बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बढ़िया से सीख लेंगे, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हैं, अगर बोर होइएगा तो वीडियो को बंद कीजिएगा, थोड़ा घूम आइएगा, फिर इसके बाद देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आवाज़ तो जा रही होगी बढ़िया से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे प्रकाश के देखिए अब 3 नियम है तो तीनों बता देता हूँ, ठीक है। पहला नियम देखिए, मैं अवतल दर्पण लेके बता रहा हूँ, उत्तल दर्पण भी ले लूँगा अगर आपको कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण ले रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाहरी वाले पृष्ठ पे कलाई होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण केव, यानी कि लाइट जाएगा केव में, ठीक है। इस तरह से कुछ ट्रिक बनाइए, ठीक है। तो देखिए हमें इसके द्वारा बनाना हो तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक इसमें जान लेते हैं कि दर्पण में क्या क्या होता है, मतलब कौन चीज़ का होता है, ये जान लीजिए, ठीक है। तो इसे M1 और M2 लिखते हैं, M1 M2, ठीक है, M1 M2। 1 सेकंड लगेगा। इसके क्या कहते हैं, दर्पण के मतलब द्वारक, यानी कि देखिए दोनों पॉइंट हो गए और इनके बीच की दूरी होती है जो द्वारक होती है, ये इतनी दूरी, ठीक है। और दर्पण के मध्य बिंदु, यानी जो दर्पण रहता है उसका मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट जो होता है यहाँ पे, ये क्या, इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव, ठीक है, पोल, ध्रुव कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसका दर्पण का वक्रता केंद्र अगर आपसे कोई पूछे, दर्पण का वक्रता केंद्र अगर आपसे कोई पूछे कि दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सेंटर क्या होता है, ठीक है, तो मैं बताऊँ क्या बताएंगे, जिस गोले यानी जिस कांच का, अरे पहले जो मतलब उसका फादर था, मतलब जिससे वो बना काट के निकाला गया है, ठीक है, मच्छर काट रहा है सर। देखिए जो पहले बड़ा वाला गोला नहीं रहता, उससे जब जो काट के निकाला जाता है, काट के निकलता है वहाँ से देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया ऐसे, ये मान लीजिए गोला था ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहीं से तो काट के ऐसे निकाला गया था दर्पण, तो इसका केंद्र ये था, ठीक है, तो इसका केंद्र जो होता है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र अगर आपसे कोई पूछे परिभाषा में तो क्या कहेंगे, 1 नंबर में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि दर्पण का वक्रता केंद्र वह केंद्र होता है जो उस गोले का केंद्र होता है जिससे काट के वो निकाला गया होता है, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया। अब देखिए वक्रता केंद्र मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, होगा ना। अब पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल और यह वक्रता केंद्र और पोल यानी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, ये रेखा क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे लिख देता हूँ PRINCI, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इतना समझ गए ना। अब देखिए एक और बात हो गया, इसके जो रेडियस और पोल इसके बीच एक मिडिल पॉइंट होता है। मिडिल पॉइंट क्या होता है, ये फोकस होता है, ये, ठीक है। अब देखिए ये इसके लिए मैं फोकस डिसाइड करने के लिए बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए अब इसमें जो भी नियम बताऊंगा उसमें ही आ जाएगा। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और किसी दर्पण से टकराएगी तो वह उसके फोकस से होकर ही जाएगी, ठीक है। समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई तो टकरा के उससे फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। ये बात आप जाने रहिएगा, इतना समझ गए ना। इसके समांतर आई तो काट के गई तो प्रिंसिपल फोकस उसे कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष, बस इतना बात जान ली। ये एक नियम है इसका, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में थोड़ा सा जान गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आर और एफ में संबंध होता है, ठीक है। जैसे आर इक्वल एफ, यहाँ पे इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी, ठीक है, ये आर है, इसे कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है। तो एफ और आर, तो आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, आर इक्वल टू 2f। अरे यार इतना ये दूरी एफ हो गया, ठीक है, ये इतना दूरी, ठीक है, ये और ये इतना दूरी क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया। तो एफ 2f नहीं हो जाएगा, तो ये आर इक्वल टू 2f होता है। और ये इस पे 1 2 ये बहुत ही मतलब हर कोई न्यूमेरिकल में ये काम आता आएगा आपके, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी पूछता है तो वो भी बता दूंगा, एक सेपरेट वीडियो है उसमें डेरिवेशन ही सबके आएंगे, ठीक है। तो इसमें डेरिवेशन नहीं रखते हैं, ठीक है। देखिए ये इतना हो गया। अब इसके ये इतना ये रिलेशन आप याद रखिएगा बस। अब इतना हो गया ना। अब इसके मतलब जो नियम होता है इमेज फॉर्मेशन का वो बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पता रहेगा ना, पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। और वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा नॉइस आ रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस यार सीधा होता लेकिन मुझसे बनता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन्फिनिटी क्या होता है, मतलब यार होता कुछ नहीं है लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर अनंत से कोई प्रकाश की किरण आई तो भाई समांतर ही आएगी मुख्य अक्ष के, ठीक है। तो मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आई ऐसे प्रकाश की किरण एक, तो ये आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये कहाँ से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाएगी उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से देखिए आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह बताइए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है उसे मतलब उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। यानी कि दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटते हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। कहाँ सर जी, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये इतना समझ गए ना, मुख्य फोकस हो गया ना। एक नियम खत्म, ठीक है, खत्म हो गया ये। अब दूसरा नियम बताता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा नियम भी इसी में बता दूँ, इसी में बता देता हूँ। देखिए दूसरा नियम ये वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा यार, ठीक है, बनाना नहीं, देखिए ये हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा नियम क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नियम क्या कहता है कि फोकस यानी फोकस, ये मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस की तरफ जो मुख्य फोकस से जो प्रकाश की किरण जाएगी, जैसे ये मुख्य फोकस हो गया। अब यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट ऐसे जा रही है, देखिए यहाँ पे ऐसे गई, मुख्य फोकस से होते हुए ऐसे गई ना, यहाँ पे आ गई। अब देखिए बाहर तो जाएगा नहीं क्योंकि इस पर कलाई किया हुआ, ठीक है।
तो यहाँ से अब यहाँ से आई, ऐसे आई, इस दर्पण पे दर्पण से आई तो परावर्तन होगा, बाहर अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोके हैं यार, पेन टूट लगाए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ से जब परावर्तन होगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, यानी मुख्य अक्ष यही है, ये मुख्य अक्ष बताए हैं ना, तो इसके समांतर चली जाएगी ऐसे, ठीक है, ये यानी परावर्तित होगी। तो दूसरा नियम भी खत्म। दूसरा नियम क्या हो गया कि मुख्य फोकस से जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य फोकस की तरफ आने वाले, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से पड़ती है, इसे पड़ी, तो जब परावर्तन होगा उससे तो कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे आप। अब देखिए तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम भी इसी में खत्म कर देता हूँ, ठीक है। क्या बनाए यार, आप लोग तो समझदार हो गए, समझ जाएंगे, ठीक है। तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम ये देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण आती है वो हमेशा 90 डिग्री पे जाती है। अब कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है तो मैं बता देता हूँ गणित में, ठीक है। देखिए अगर ये है, ये क्या है, अरे यार ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैथ में पढ़ाया गया होगा आपको कि रेडियस मतलब केंद्र से अगर कोई भी ऐसे कोई पॉइंट है, बहुत सारे ये यार सर ये क्या कहते हैं, परिधि है ना, सर्कमफ्रेंस, तो बेद का सर्कमफ्रेंस कैसे बनता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, ढेर खुला रहा हुई तो उसी पे रहेगा, ठीक है, इतना समझ जाइए। तो जब ढेर खुला पॉइंट रहेगा तो उससे मतलब अगर कोई स्पर्श रेखा डालते हैं, स्पर्श रेखा क्या होता है, तो मतलब उस एक पॉइंट को, यानी कि सर्कल के एक पॉइंट से होके जाती है तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी इसके एक पॉइंट पे स्पर्श करते हुए जाएगी, तो इसको और इसको मिलाने वाली रेखा जो होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा लपेटने की जरूरत नहीं है, इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये इतना समझ गए ना। अब देखिए तो इसीलिए यहाँ से ये तो भाई ये देखिए बताऊँ, ये तो केंद्र है, यही केंद्र है, और ये क्या है, इसका परिधि है, यानी कि इससे और इसको मिलाओगे तो क्या 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री पे जो प्रकाश पड़ेगा तो जैसे आया है ऐसे चला भी जाएगा, ठीक है। तो तीनों नियम खत्म हो गया, तीनों ऐसे देखिए, ठीक है। तो तीनों में से तीनों नियम लगा लेंगे, ठीक है। इमेज के फॉर्मेशन के लिए तीनों में से दो नियम, तीनों मिला के कैसे दो का जरूरत होता है तो दो में से कोनो भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अब इमेज का फॉर्मेशन देखिए, 3 नियम क्यों हैं, 3 नियम कहीं कहीं पे एक नियम नहीं लगता है, ठीक है, और दोनों में नहीं लगते हैं, मतलब कहीं कहीं पे जो लगेगा वहीं पे लगाइएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ पे नहीं लगेगा और कहाँ पे लगेगा, तो पहले यही बता देता हूँ कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं तो आपके दिमाग में बना रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को, देखो अब देखो इमेज का फॉर्मेशन, तो पहले देखो ये कॉनकेव मिरर था ना, अब कॉन्वेक्स मिरर आ गया, तो कॉन्वेक्स मिरर के से भी बता दूं क्या, नहीं चलिए आप लोग उतना समझदार हो, समझ गए होंगे क्या लपेटे इसमें। देखिए अब इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे ये पहला कंडीशन हो गया ऐसे, ये क्या है, ये कौन सा दर्पण है, अरे यार अभी दर्पण है ही नहीं, ठीक है, इसमें कलाई करेंगे तब दर्पण बनेगा, बाहर से करेंगे या अंदर से, अवतल दर्पण बनाना है तो अवतल दर्पण बनाएंगे तो बाहर से करेंगे, ठीक है, बाहर से करेंगे तो बाहर से ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें ये इसका क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है, पोल, ठीक है, बताए हैं। और इसका वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस कांच के गोले से काट के निकाला गया था उसके केंद्र को यही दर्पण का वक्र है। अब वक्रता केंद्र और पोल दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, तो मिला दीजिए इसको, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला दिए, ठीक है। अब ये मिल गया। अब देखिए इसके एक मिडिल पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे कोई फोकस होगा, तो इसको भी बना लीजिए एफ, ठीक है, एफ से फोकस, इसको आर से, ये सही से लिखेंगे, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे वक्रता केंद्र के पास में रखा है, वक्रता केंद्र के थोड़ा पास में कहीं पे रखा है, यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर इसको मान लीजिए ऐसे बनाते हैं ए बी, ऐसे लिख लीजिए ए और बी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए हमें लाइट जब निकलती है तो अब इसके लिए इमेज का फॉर्मेशन तो भाई करना पड़ेगा ना। देखिए अब लाइट निकली, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाशित स्रोत है, ऑब्जेक्ट कोई भी मान लीजिए आप प्रकाशित स्रोत, ठीक है, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण निकली, मान लीजिए समांतर निकली, देखिए तीनों नियम लगाएंगे, तीनों में से कोई भी नियम लगाएंगे आप बन जाएगा, ठीक है। अभी